तो अब देखते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नेक्स्ट, कोवेलेंट बॉन्ड के बाद ये नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट और आयनिक का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं हम इसको, कोवेलेंट और आयनिक का कॉम्बिनेशन। देखें इसमें, इट इज कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कम फ्रॉम वन एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वन बाई वन अगर कंबाइंड होते हैं, इक्वल कंबाइंड होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर जो बॉन्ड शेयरिंग कर रहे हैं वो दोनों एक ही एटम के हों, तो फिर ऐसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट देखिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले ऑक्टेट ऑफ डोनर एटम शुड बी कंप्लीट, यानी जिसको लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है। एंड शुड हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई लोन पेयर जो होते हैं वही तो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो कम से कम एक लोन पेयर तो हो उसके पास। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो एक्सेप्ट कर रहा है। एक्सेप्टर एटम शुड हैव ए डेफिशिएंसी, शुड हैव डेफिशिएंसी ऑफ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो गेन कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन पेयर, उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए, जिससे कि एक जो है गेन करे और दूसरा उसको डोनेट करे। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में, जैसे एक एग्जांपल देख रहे हैं, ये हमने एक एग्जांपल देखा जिसमें नाइट्रोजन जो है ये अपना लोन पेयर बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर रहा है। नाइट्रोजन, तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है और डेफिशिएंसी भी है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है और लोन पेयर भी है। ये दोनों कंडीशन फॉलो होकर ये एक एरो की फॉर्म में हम बनाते हैं। ये जो एरो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि अमोनिया और BF3, यहां पर थोड़ा सा इसको BF3 सेकंड वाला जो है इसको आप एज ए BF3 कंसीडर कर लें, प्रिंटिंग एरर है थोड़ी सी, आप इसको BF3 कंसीडर कर लेना। तो अमोनिया और BF3 में जो एरो बन रहा है ये बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल देख रहे हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, आयनिक भी है, कोवेलेंट भी, तीनों टाइप के बॉन्ड हैं। जैसे NH4Cl, इसमें NH4 प्लस Cl माइनस आयनिक हो गया। NH4 प्लस जो बनता है वो NH3 और H प्लस से बनता है, NH3 में कोवेलेंट और NH3 और H प्लस में कोऑर्डिनेट। CuSO4, Cu प्लस 2 SO4 माइनस 2, Cu प्लस 2 SO4 माइनस 2 में कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड, और SO4 में सल्फर ऑक्सीजन में कोवेलेंट भी होता है, कोऑर्डिनेट भी होता है। K4FeCN6, K4 पोटेशियम आ गया मतलब आयनिक, और Cn आ गया साइनाइड यानी कि कोवेलेंट, और साइनाइड जो होता है अपना लोन पेयर Fe के वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट कर रहा है यानी कोऑर्डिनेट। पोटेशियम आइसोसाइनाइड, पोटेशियम आ गया यानी आयनिक, ठीक है ना। N और C में कोवेलेंट कोऑर्डिनेट दोनों बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन कार्बन में जो है ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट करेगा। अमोनियम फॉस्फेट जस्ट लाइक CuSO4 उसकी तरह ही है। और KNO3, के पोटेशियम आ गया यानी कि आयनिक, और NO3 माइनस, इसमें NO3 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कोवेलेंट भी बनता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हम हाइड्रोजन बॉन्ड पर। अभी तक हम क्या देख रहे थे? एटम्स को कंबाइंड करने वाले बॉन्ड। अब हम देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स उनके बीच में अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और उस कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड। दो तरह के बॉन्ड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वॉन डेर वाल फोर्स। पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और डेफिनेशन है इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन covalently bonded hydrogen atom of one molecule and electronegative atom of other molecule। तो यहां पर हम देखें वो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अदर मॉलिक्यूल का भी हो सकता है और वही सेम मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। तो यहां जैसे एक एग्जांपल हमने देखा, ये जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हमें लेने फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन FON, यानी अट्रैक्शन किसके पास होगा? जिसके पास फोन होगा, फोन यानी FON।
तो एक तरफ से तो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए यानी कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, और एक तरफ से वो अट्रैक्शन के थ्रू कनेक्टेड होगा। देखें इसके अंदर, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने HF का, एक एग्जांपल HF, हाइड्रोजन और फ्लोराइड में सिंगल बॉन्ड, ये तो H और F, यहां H और F में अट्रैक्शन हो रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड और ये अट्रैक्शन फोर्स, कोवेलेंट बॉन्ड अट्रैक्शन फोर्स, कोवेलेंट बॉन्ड, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स। टाइप्स में सबसे पहले है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर का मतलब अट्रैक्शन बिटवीन टू मोलिक्यूल। अब वो जो दो मोलिक्यूल होंगे, टू मोलिक्यूल, अगर वो सेम होते हैं तो उसको कहेंगे होमो इंटरमोलिकुलर, और अगर वो डिफरेंट डिफरेंट हुए तो उसको कहेंगे हेट्रो इंटरमोलिकुलर। होमो इंटरमोलिकुलर एंड हेट्रो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। इसके बाद देखें तो होमो में तो हो गया HF, और हेट्रो में अल्कोहल और वाटर का कॉम्बिनेशन। अल्कोहल को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दें तो अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन होगा वो होगा हेट्रो इंटरमोलिकुलर। नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर में एक ही मॉलिक्यूल में जो होगा वो अट्रैक्शन होगा, यानी अट्रैक्शन इन बिटवीन एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोस्टली अकर्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखें, और इसमें क्या होगा, जो इंट्रामोलिकुलर होता है इसमें एक रिंग बन जाती है अट्रैक्शन के साथ, जिसको चिलेट फॉर्मेशन कहते हैं, चिलेट रिंग बोलते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में को ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, चिलेशन। सैलिसिल एल्डिहाइड ऑर्थोफ्लोरोफिनोल और 2,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोएट, तो 2,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजोएट, तो यहां पर भी इसमें भी ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसके बाद इसका इफेक्ट देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट देखें तो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वाटर के साथ वो सॉल्युबल हो जाएगा वाटर के अंदर। जैसे कीटोन, ईथर, ये सब तो सॉल्युबल होते हैं। एल्कोहल, कीटोन, ईथर, एल्केन एटसेट्रा आर इनसॉल्युबल, नो हाइड्रोजन फॉर्मेशन, ठीक है ना। डाइमिथाइल ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर वाइल डाइइथाइल ईथर इज पार्शियली सॉल्युबल ड्यू टू बल्कि ईथर। तो यहां पर देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर, कीटोन और ईथर ये सॉल्युबल होते हैं, एल्केन इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। कीटोन और ईथर जो होते हैं ये सॉल्युबल हो जाते हैं इसमें। एल्केन जो होता है वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे एल्केन में नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन बाकी में हो जाती है। जैसे अब ईथर की बात करें तो डाई मिथाइल ईथर ये तो सॉल्युबल हो जाएगा वाटर के अंदर, लेकिन डाई इथाइल ईथर जो होता है वो पार्शियली सॉल्युबल होता है क्योंकि उसमें बड़े ग्रुप आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखें यहां पर एल्कोहल में एक ही तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ CH3 है, तो यहां रिपल्शन कम होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा। यहां दोनों तरफ CH3 है तो थोड़ा रिपल्शन होने लग जाएगा, यहां सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पर हम देखें, यहां पर फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, जैसा लिखा हुआ है उसके कंपैरिजन में। कीटोन ईथर ये तो सॉल्युबल होते हैं क्योंकि इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आप वाटर के साथ, लेकिन एल्केन जो होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने से इनसॉल्युबल होते हैं। एल्केन इनसॉल्युबल, कीटोन ईथर सॉल्युबल। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर हमने देख लिया। प्राइमरी एमाइन इज सेकेंडरी और टर्सरी। एमाइंस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये भी वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। प्राइमरी एमाइन में मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम, और टर्सरी में मिनिमम। इसके बाद सेकंड जो फैक्टर है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है मॉलिक्यूल पास पास में विस्कस रहें, यानी जब जैसे कोई भी लिक्विड है, अगर हम उस लिक्विड को किसी भी सरफेस पर ड्रॉप करते हैं,
अगर वो बिल्कुल फैल जाता है, बिल्कुल फैल जाता है, तो हम कहेंगे इसकी विस्कोसिटी कम है। लेकिन अगर उसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा और वो वहीं पर रहे, एक ड्रॉप की फॉर्म में रहे, तो इसको हम कहेंगे विस्कोसिटी ज़्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएशन ज़्यादा होता है, विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर हम विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, जैसे ग्लिसरॉल की बात करें, अगर हम ग्लिसरॉल की बात करते हैं तो ग्लिसरॉल की विस्कोसिटी ग्लाइकोल से ज़्यादा होती है और ग्लाइकोल की अल्कोहल से ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे, जैसे H2O, अल्कोहल, ईथर। लेकिन अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो ऐसे में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे। इंट्रामोलिकुलर, जैसे हमने कहा था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सैलिसिलैल्डिहाइड, इन सब के जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो इनके ऑर्थो के बजाय पैरा वाले के ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पैरा वाले में इंटरमोलिकुलर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थो वाले में इंट्रामोलिकुलर, इस वजह से। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखें फिजिकल स्टेट। जैसे H2O और H2S की बात करते हैं, तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये तो हो गया लिक्विड, और H2S गैस होता है। क्योंकि H2S जो गैस है, इसमें यहां पर हम कह सकते हैं फिजिकल स्टेट में कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, तो इसकी फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, गैस। नेक्स्ट है इसके बाद में, वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर बिकॉज ऑफ ओपन केज लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यानी आइस जो जैसे अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें, एक ग्लास लें, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया हमने, उसमें वाटर उसमें फिल कर लिया और एक मार्क लगा दिया वाटर के ऊपर, ठीक है, और उसको फ्रीजर में रख दिया। जब आइस उसमें बनेगी उस वाटर की, तो उस मार्क से ऊपर आएगी, वो ज्यादा बनेगी। यानी आइस का वॉल्यूम जो होता है, ये लिक्विड वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ओपन केज स्ट्रक्चर बन जाती है, इस वजह से। इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। जनरली होता क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि एक कार्बन पर मोर देन वन OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, एक कार्बन पर एक ही OH स्टेबल होता है, बट क्लोरल हाइड्रेट इसका एक्सेप्शन है। इसमें एक कार्बन पर दो OH भी स्टेबल हैं। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पॉसिबल हो पाता है क्लोरल हाइड्रेट में। चलिए नेक्स्ट देखें इसके बाद में, ये तो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। नेक्स्ट है वॉन्डरवाल फोर्स। और वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स अकर्स इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, उनमें होती है वॉन्डरवाल फोर्स। जिनका कोई नहीं होता उनका वॉन्डरवाल होता है, ऐसे याद रख लें। H2O2, Cl2, मीथेन, CO2, इन सब में जो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होता है, ये अट्रैक्शन है वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट इसके बाद देखें, वॉन्डरवाल फोर्स जो होता है मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा समझ लो वॉन्डरवाल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स की तरह है, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जितना ज्यादा इनमें वॉन्डरवाल फोर्स होगा उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अब टाइप्स की बात करते हैं हम, टाइप्स ऑफ वॉन्डरवाल फोर्स। वॉन्डरवाल फोर्स के अंदर हम देखें तो सबसे पहला टाइप है आयन डाइपोल अट्रैक्शन। हमें तो क्या करना है, अट्रैक्शन करना है, बस अट्रैक्ट करना है मॉलिक्यूल्स को, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, बस यही बताता है वॉन्डरवाल। तो सबसे पहला आयन डाइपोल अट्रैक्शन, जिसका एक एग्जांपल है HCl। HCl में डाइपोल तो बनेगा H+Cl-, लेकिन जैसे Cl हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा है, तो यहां HCl में जो डाइपोल अट्रैक्शन होगा उसको हम बोल देंगे आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ये किसके साथ, सोडियम Na+ के साथ। यहां हम Na+ की बात कर रहे हैं, Na+ HCl के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। डाइपोल अट्रैक्शन अगेन, अब यहां पर हम कह सकते हैं HCl में जो अट्रैक्शन होता है, HF में जो अट्रैक्शन होता है, HCl HF में जो अट्रैक्शन होता है,
ठीक है ना, ये हो जाएगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अगर हम केवल HF की बात करते हैं, HF, तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाएगी, लेकिन HF का HCl के साथ कॉम्बिनेशन अगर देखें तो वो होगा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। नेक्स्ट इसके बाद आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, यानी एक आयन और एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल है ही नहीं, तो वो जो आयन आएगा वो उस नॉन पोलर को डाइपोल में कन्वर्ट करेगा और इसको कहेंगे आयन डाइपोल अट्रैक्शन। जैसे Cl2 नॉन पोलर है, लेकिन जैसे सोडियम आएगा ये इस Cl2 के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आएंगे, नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस एक तरफ, इलेक्ट्रॉन एक तरफ। तो यहां जो अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव में, इसको हम कहेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल एंड आयन अट्रैक्शन। नेक्स्ट देखें इसके बाद में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, यानी इस बार हम एक तो डाइपोल लेंगे, दूसरा डाइपोल नहीं लेंगे। तो वो जो एक डाइपोल है वो दूसरे डाइपोल को इंड्यूस करेगा। एक डाइपोल जो है वो दूसरे जो नॉन पोलर हैं इसको डाइपोल इंड्यूस करेगा उसके अंदर। जैसे HCl एक Cl2 मॉलिक्यूल के पास हमने रख दिया, तो HCl जो होगा ये इस Cl2 को डाइपोल में कन्वर्ट करना चाहेगा, डाइपोल में इंड्यूस कर देगा। तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। नेक्स्ट देखें, सबसे कॉमन जो कहा जाता है वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो है इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। इस बार कोई भी डाइपोल नहीं है, फिर भी दोनों एक दूसरे को देखकर डाइपोल हो जाते हैं। इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, जैसे दो Cl2 हैं और दोनों Cl2 क्या हैं, ये दोनों ही डाइपोल नहीं हैं, दोनों ही डाइपोल नहीं है। अब क्या होगा इसके अंदर, जब दोनों ही डाइपोल नहीं है तो प्लस माइनस तो बनेंगे, और ये प्लस माइनस एक दूसरे के यहां पर जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं Cl2 के, वो तो दूसरे Cl2 के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे और इसी का जस्ट अपोजिट भी हो जाएगा। तो एक डाइपोल नॉन पोलर दूसरे नॉन पोलर को इंड्यूस कर रहा है, दोनों एक दूसरे को इंड्यूस कर रहे हैं। इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। तो यहां तक तो हो गया ये इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, और ये था वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर हम जितने भी हमने बॉन्ड देखे हैं इनमें अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड और हाइड्रोजन, और सबसे लास्ट में वॉन्डरवाल। सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक, देन कोवेलेंट, देन मेटेलिक, देन हाइड्रोजन, देन लास्ट में वॉन्डरवाल फोर्स। ये इनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो ये था वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।